स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम क्लास 7 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टेप अप अकेडमी का ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप स्टेप अप अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप में आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलने वाली है। साथ ही साथ आप जो स्टेप अप अकेडमी की वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उधर आपको फ्री स्टडी पैकेज मिलेगा। अपडेटेड प्लेलिस्ट है सारे सब्जेक्ट्स की, सारे क्लासेस की। तो ऐप और वेबसाइट ज़रूर चेक करिएगा। ओके तो जैसे कि मैंने बोला कि हम क्लास 7 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ओके ये आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 7 है और चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ओके तो आपको पता है कि हम रेस्पायर करते हैं, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। हम क्या ब्रीद इन करते हैं? हम एयर ब्रीद इन करते हैं। कौन सी एयर? जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हो। और हम ब्रीद आउट करते हैं, एयर ब्रीद आउट करते हैं। तो उस एयर में क्या होता है? उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन हमें क्यों ज़रूरत है और ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हमारी बॉडी में आती है? ओके तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, व्हाई डू वी रिस्पायर? हम क्यों रिस्पायर करते हैं? ठीक है, रीजन क्या है रेस्पिरेशन का? A cell is the smallest structural and functional unit of an organism। ये बात तो हमें पता ही है कि सेल जो है वो क्या होता है? स्मॉलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? सेल का। ओके अ सेल इज द स्मॉल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं? वो सेल से बने हैं। ठीक है, और सेल जो है वो क्या है? ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म का और यही फंक्शन करता है। ठीक है, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके ऑर्गेनिज्म के जो हर एक सेल होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं? वो न्यूट्रिशन वाला फंक्शन करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, वो एक्सक्रीट करने का, जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं, और रिप्रोडक्शन में भी सेल ही काम करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। ये सारे काम करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। आप कोई काम करते हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही सेल को भी फ्यूल एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। ओके तो अगर हम सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, बैठे हुए रिलैक्स हैं, तब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि हमारे सेल तो काम कर रहे हैं ना, हमारी बॉडी में फंक्शन तो हो रहे हैं ना। जैसे हमारा हार्ट की सेल्स जो है वो काम कर रही है। हार्ट हमारा पूरे टाइम बीट करता रहता है, राइट? हम सो रहे हैं तब भी बीट करेगा, हम सांस ले रहे हैं तो हम रात में भी सोते टाइम भी सांस लेते हैं। ओके तो हमारी बॉडी में चाहे हम रिलैक्स्ड हो, हम सो रहे हों, तब भी फंक्शंस होते रहते हैं। वो फंक्शन कौन करता है? सेल जो है वो सारे काम करते हैं और ये काम करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। ओके the food has stored energy which is released during respiration. All living organisms respire to get energy from food. ओके हमें पता था कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है, फूड में एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब फूड में एनर्जी स्टोर्ड है तो उस एनर्जी को जो हम यूज़ करते हैं, जो हम उसको रिलीज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ओके फूड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज होती है किस टाइम पे? रेस्पिरेशन के टाइम पे। ओके तो उससे हमको, हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है और वो काम करते हैं। अब क्या होता है रेस्पिरेशन? जब से हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, बट रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके फूड को ब्रेक डाउन करने वाली प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये सेल में ही हो रहा है।
फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है ताकि एनर्जी रिलीज हो। ओके और ये पूरी चीजें कहाँ हो रही है? विद इन द सेल हो रही है और इसको हम इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। ओके जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम जो एयर अंदर लेते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन होती है और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। The air we breathe in is transported to all the part of the body and ultimately to each cell. ओके जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ये ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। पूरे बॉडी में भी कहाँ जाता है? ये सेल के पास जाता है। ओके किसके पास? सेल के पास। क्लियर? इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, राइट? तो अगर हम जो स्टोर्ड फूड है, हमारे पास न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं ऑक्सीजन की हेल्प से ताकि एनर्जी रिलीज हो। ओके तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब समझ में आया कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जो हमने खाना खाया है वो स्टोर्ड है हमारी बॉडी में। अब उस स्टोर्ड फूड से हमें एनर्जी रिलीज करनी है तो वो स्टोर्ड फूड को हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उसको ब्रेक डाउन कौन करेगा? उसको ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, जो हम ब्रीद इन करते हैं। ओके सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होता है? सेलुलर है, सेल के अंदर होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके सेल में ही ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ओके इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ओके अब क्या होता है? फूड जो है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ओके अब ये ग्लूकोज में क्या है? एनर्जी है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट? तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। और हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी हमको साथ में मिलेगी। ओके तो ये होता है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, मोड्स कितने होते हैं इसके। तो एक होता है एरोबिक एंड अनदर वन इज एनारोबिक। Okay, when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप जब बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हो, स्टेयर्स चढ़ लेते हो, तो क्या होता है? सबसे पहली चीज़ क्या लगती है? क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? हमें देखने को मिलता है कि हम ब्रेथलेस हो रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये ब्रीदिंग रेट क्यों इंक्रीज हो जाती है? ऑक्सीजन का क्या काम है? हम जब दौड़ रहे हैं, हम जब चल रहे हैं, तो हमें तो एनर्जी चाहिए, राइट? तो एनर्जी तो फूड से आती है, तो हमको खाना खाना चाहिए ना? नहीं, एनर्जी ज़रूर फूड से आती है, बट एनर्जी जो स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, बॉडी उसको यूज़ करती है। उसको यूज़ करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन रिलीज कर सके। अब जब हम स्टेयर्स चढ़ लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। तो हेंस ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके तो क्या हुआ? वो एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ऐसे टाइम पे जब हम तेज दौड़ ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, जब ऑक्सीजन का काम नहीं है ग्लूकोज को तोड़ने में, तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। Okay, food can also be broken down without using oxygen. This is called anaerobic respiration. कुछ
ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट जो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ओके, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ह्यूमंस भी शो करते हैं कि भाई अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज को तोड़ना है, सेल्स को एनर्जी चाहिए है, तब वो लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके वो भी हम केस देखेंगे, वही वाला केस होता है, कौन सा वाला, कि हम दौड़ रहे हैं, ज़्यादा हमने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, हमने स्टेयर्स बहुत सारी क्लाइंब कर ली, तो तब हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ओके तो कैसे होता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। There are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. ओके जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ईस्ट का, ईस्ट जो है वो उसको एयर की ज़रूरत नहीं है, वो एयर की एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकता है। ओके दे आर कॉल्ड एनारोब्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, एनारोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, एनारोब्स, क्योंकि इनको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ओके In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide as given below. Okay? ग्लूकोज जो है वो तो टूटेगा भाई, ठीक है, वो टूटेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा। ईस्ट जो है वो क्या है, एनारोब्स है। ओके उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके तो ईस्ट में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और क्या रिलीज करेगा, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्लियर, एल्कोहल जो है वो ईस्ट रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, किस टाइम पे होता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि फिजिकल एक्टिविटीज जब हम ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, तो हम हाफने लगते हैं, ब्रेथलेस हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर करती है। ह्यूमन रेस्पायर एनारोबिकली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए हम ऐसा कर पाते हैं। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी, परमानेंटली, टेम्पररीली कम हो जाता है, तब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। जब भी हम ऐसा कोई हैवी वर्क करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड, बट ऑक्सीजन का जो सप्लाई है हमारी बॉडी में, हमारी सेल की तरफ, वो तो क्या है, वो तो लिमिटेड ही है। ओके to produce energy is limited. The anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. ओके तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होता है, मसल सेल्स में होता है। कहाँ होता है, मसल सेल्स में होता है, ताकि ये जो एनर्जी की डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सके, हमारे मसल सेल्स फुलफिल कर सके। ओके बाकी सारे सेल्स जो है वो एरोबिकली ही रेस्पायर करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे जब हम ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारा काम कौन करता है, हमारी मसल्स ही तो काम करती हैं, राइट। हमारी लेग्स की मसल्स हो गई, पैर हाथों की मसल्स हो गई, यही तो काम करती है। जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हो तो आपको क्रैम्प फील होता है, राइट, आपके पैरों में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है, वो मसल्स पे ही नहीं तो होता है ना। तो हमारी मसल्स काम करती है, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारी मसल्स काम करती है। तो ये जो ग्लूकोज है मसल सेल्स में जाके ब्रेक डाउन होते हैं और क्या देते हैं हमें देते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्या रिलीज करते हैं ये, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ओके क्लियर है। अब जो हमें क्रैम्प्स आते हैं, दौड़ लिया, भाग लिया, साइकिलिंग कर ली, उसके बाद जो दर्द होता है भाई पैर में, हम बोलते हैं आज तो बहुत थक के, बहुत दर्द है पैर में, तो वो क्यों आता है, वो क्रैम्प्स क्यों फील होते हैं, वो क्रैम्प्स फील होते हैं बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है ना मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड जो है मसल सेल्स में कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें क्रैम्प्स फील होते हैं। और क्रैम्प्स फील कब होते हैं, जब ह्यूमन एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ओके चलिए हमने क्या देखा, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर रिलीज हो रही है। ओके अगर हम ह्यूमंस की बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की,
ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो मसल सेल्स में ब्रेक डाउन होगा और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी और लैक्टिक एसिड। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ओके, लैक्टिक एसिड जो है वो मसल सेल्स में कलेक्ट हो जाती है, उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसके कारण क्रैम्प्स फील होते हैं, दर्द होता है। क्लियर। अब जो ईस्ट था वो एनारोब है। ओके, वो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉर्म करता है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के साथ वो एक्स्ट्रा एक और कंपाउंड फॉर्म करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि है एल्कोहल। ओके, ईस्ट भी जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में या ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं करते, इसलिए इनको हम एनारोब्स बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, वी गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। ओके, जब हम हेवी एक्सरसाइज कर लेते तो हमें क्रैम्प्स फील होते हैं, मसल्स क्रैम्प्स फील होते हैं। द क्रैम्प्स occur when muscle cells respire anaerobically, और ये क्रैम्प्स तब भी होते हैं जब हमारी मसल सेल्स जो हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, जब हमारी मसल सेल्स क्या करती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही हैं बट ऑक्सीजन की हेल्प से नहीं। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। अब जो ग्लूकोज है ना उसका पार्शियल, पूरा पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, पार्शियल होता है, आधा अधूरा होता है। ठीक है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जिससे हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलते हैं। ओके, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स क्रैम्प, और यही लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसके कारण हमें मसल्स क्रैम्प्स फील होते हैं। ठीक है, हमें होते हैं, फील क्या होते हैं। We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Okay? क्या होता है ये, इसको इस क्रैम्प से हमें रिलीफ कैसे मिल सकता है, अगर हम गर्म पानी से नहा लें या फिर हम अपने पैरों को मसाज दे दें या गर्म पानी को हमने बकेट में डाल के कुछ देर के लिए रखा है, तो इससे क्या होता है, हमारे क्रैम्प्स जो होते हैं उससे हमें रिलीफ मिलता है, उससे हमें आराम मिलता है दर्द से। Okay, the supply of oxygen to the muscle cells increases, result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. Okay, तो जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगती है, ठीक है, सफिशिएंट इनफ सप्लाई होने लगती है, तो क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ओके, एनर्जी तो रिलीज होगी तो एनर्जी में नहीं होगा, ये लैक्टिक एसिड अब ब्रेकडाउन होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। क्लियर है। तो इसके कारण हमें दर्द से आराम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हमने ऑक्सीजन रिच एयर को ब्रीद इन करा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हमने ब्रीद आउट करा, बाहर निकाल दिया। ओके, और किसके थ्रू किया, ये हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू किया। ओके, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम एयर को अंदर ले रहे हैं, जब सांस हम अंदर लेते हैं तो उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। And giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. Okay? Inhale मतलब सांस अंदर लेना, inhale अंदर लेना, okay? Exhale बाहर रिलीज करना, बाहर छोड़ना। क्लियर है। तो हम बाहर कौन सी एयर छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा होता है, और लेते कौन सी, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। The number of times a person breathe in a minute is termed as a breathing rate. एक मिनट में एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक आदमी कितनी बार सांस अंदर बाहर ले रहा है, ब्रीदिंग रेट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। ओके, एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है, एक मिनट में वो कितने बार ब्रीदिंग कर रहा है, मतलब ब्रीदिंग मतलब क्या, इनहेल और एक्सहेल, एक ब्रीदिंग होती है, एक ब्रीथ होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। ओके, a breath means one inhalation plus one एक्सहेलेशन। और ब्रेथ क्या होती है, ब्रेथ का मतलब होता है कि एक जो हमने इनहेल किया, एक बार हमने एयर को इनहेल किया और एक बार एयर को हमने एक्सहेल किया, बाहर रिलीज करा, इसको हम क्या बोलते हैं, अ ब्रेथ। ओके, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में ह्यूमन बीइंग्स 15 से 18 बार 15 to 18 टाइम्स क्या करता है,
ब्रीथ करता है। ओके, ब्रीथ मतलब एक ब्रीथ में कितना आता है, एक ब्रेथ में कितना आता है, 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। ओके, तो ये 15 to 18 टाइम्स करते हैं। During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. Heavy exercise के टाइम पे जो होता है breathing rate बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो कितनी हो जाती है ये, 25 टाइम्स पर मिनट। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। ओके, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल। हम एयर कहाँ से लेते हैं, ये जो हमारी तो नॉस्ट्रल है ना, इससे हम एयर को अंदर लेते हैं। ओके, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल इनटू द नेजल कैविटी। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम हवा अंदर लेते हैं, तो नॉस्ट्रल से एयर जो है वो कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में पहुंच जाती है। ओके, from the nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe. nasal cavity से air जो है वो lungs में पहुंच जाती है। ओके, nasal cavity और lungs के बीच में क्या होता है, wind pipe होता है। nasal cavity से air कहाँ जाएगी, wind pipe में, wind pipe से कहाँ जाएगी, lungs में। wind pipe को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया भी हम इनको बोलते हैं। अब आपने देखा है होगा, हम ऐसे करके तो देखते ही हैं, राइट। तो क्या देखते हैं हम, हमारी जो नॉस्ट्रल होती है, जो हमारी नाक होती है, उसके अंदर हमें हेयर दिखता है, राइट। और जब हमको सर्दी हो जाती है तो कुछ स्लाइमी सा जेली लाइक जो होता है वो हमारी नोजी, रनी नोज जिसको हम बोलते हैं, तो बाहर आता है, लिक्विड टाइप का जेली लाइक, है ना। तो वो क्या होता है, वो म्यूकस होता है। ओके, तो जो हेयर और म्यूकस है वो क्या करते हैं, वो हमारे एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, हमारे जो हेयर होते हैं वो हमारे एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना आए। ओके, फॉरेन पार्टिकल्स अंदर ना आए। बट अगर आ गए हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल अगर अंदर आ गए हैं, तो म्यूकस जो है वो उनको ट्रैप कर लेता है। भाई अब मैं तुम्हें पकड़ के रखता हूँ, तुम कहीं नहीं जा सकते। ओके, तो नॉस्ट्रल में हमें हेयर और म्यूकस मिलता है। ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं और एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं, मतलब उसमें मॉइस्चर क्रिएट करते हैं। ओके, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। इधर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। और ये जो चेस्ट कैविटी है, लंग्स जो हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, उनके आजू बाजू क्या होता है, रिब्स होती है, रिब केज होता है ना। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Okay, let's see, यहाँ पे दिया है क्या, yes. क्या होता है कि ये सपोज हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। ओके, ये ट्रैकिया हो गया, ये ट्रैकिया हो गया और ये लंग्स हो गए। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। अब लंग्स ना जो है वो हमारे किस में होते हैं, किस पे लाई करते हैं, इनका जो लंग्स का फ्लोर होता है, जो बेस होता है, वो लाई करता है किस पे, डायफ्राम पे। ये जो चीज बनाई है मैंने, दिस इज डायफ्राम। ओके, ये क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। ये भी मसल्स होती हैं, ये डायफ्राम जो है ये भी मसल से बनी होती है और ये कर्व शेप की होती है। कैसी होती है, कर्व दिख रहा है आपको, ये कर्व शेप की होती है, डोम शेप की होती है। ओके, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डोम शेप बोलते हैं। ओके, इसके ऊपर जो हमारे लंग्स हैं वो रेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ओके, इनके ऊपर लाई करते हैं, इनका फ्लोर जो है वो डायफ्राम से बनता है। Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. Okay? तो जब ब्रीदिंग होती है, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो रिब केज है और जो डायफ्राम है उनका बड़ा ही काम होता है, मतलब बहुत ज़रूरी काम होता है। ठीक है, क्या ज़रूरी काम होता है, चलिए वो हम देखते हैं। ओके, जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हमने इनहेल किया, एयर अंदर ली, तो रिब जो है, रिब के जो हैं वो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ
फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। रिब्स जो है वो कैसे मूव करती हैं, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, क्लियर। और डायफ्राम जो फ्लैट थे वो सॉरी जो कर्व्ड थे, ठीक है, जो कर्व थे वो कैसे हो जाते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं। ये दिख रहा है आपको डायफ्राम, ये कैसा भी कर्व्ड है, अब कैसा हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, है ना, फ्लैट हो जाते हैं, ओके, फ्लैट हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि लंग्स में एयर अच्छे से आ जाए, लंग्स जो है वो उसको प्रॉपर एरिया मिले, क्या होने का, एक्सपैंड होने का, ओके, क्या मिले, प्रॉपर एरिया मिले एक्सपेंड होने का। रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, ओके। तो रिब्स जो है वो अप आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करती है, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है। ये क्या है, ऐसे डोम शेप का है ना, ये डोम शेप का है, तो ये कहाँ नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये कैसा हो जाता है, फ्लैट शेप, ओके, नीचे की तरफ मूव करेगा और कैसा हो जाएगा, फ्लैट शेप का हो जाएगा। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। इनके कारण, इन मूवमेंट्स के कारण क्या होता है, चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, लंग्स अच्छे से एक्सपैंड हो जाते हैं और इसी कारण एयर जो है जल्दी से लंग्स में आ जाती हैं, क्लियर। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। अब क्या हुआ, लंग्स में एयर भर गई, ठीक है, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ। कहाँ गैसेस का एक्सचेंज हुआ, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आ जाता है, लंग्स से ब्लड में आ जाता है, ओके, और ब्लड से, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में आ गया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कहाँ चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से चला जाता है लंग्स में जो एयर है, ठीक है, लंग्स में जो एयर है वहां कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है, ओके। लंग से ऑक्सीजन ब्लड में आया, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया, लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है। अब एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब एयर रिलीज करते हैं, तब क्या प्रोसेस होती है, तब ये जो रिब्स और डायफ्राम अपने पोजीशन चेंज कर रहे थे वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, ओके। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, रिब्स जो होती हैं वो डाउन मूव करती हैं और अंदर की तरफ मूव करती हैं, व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, फॉर्मर मतलब पहले वाली पोजीशन पे, ठीक है, डायफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाता है, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ अ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, ओके। तो कैसे होता है, इससे चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो कम हो जाता है और लंग्स से एयर बाहर चली जाती है। जैसे आपने बलून देखा होगा, जब आप उसमें एयर फिल करते हो तो बलून कैसे एक्सपैंड हो जाता है, और वहीं जब आप बलून को दबा के हवा निकालते हो, कंट्रैक्ट करके निकालते हो, तो फटाफट एयर बाहर आ जाती है ना, दबाते हो तो एयर बाहर आ जाती है। तो वही चीज़ लंग्स के साथ होता है, लंग्स एक्सपैंड होता है, एयर अंदर आ जाती है, लंग्स कंट्रैक्ट होता है, उसको सब जगह से दबा देते हैं, कंट्रैक्ट होता है तो एयर बाहर चली जाती है, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम। Why do we breathe out? हम ब्रीद आउट क्यों करते हैं, ब्रीद इन तो हमको पता है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए, ओके, ऑक्सीजन हमें चाहिए ताकि ग्लूकोज टूट सके और एनर्जी रिलीज हो सके, तो हम ब्रीद इन तो कर लिए, भैया ब्रीद आउट करने की क्या ज़रूरत है, तो वो हम देख लेते हैं। द एक्सेल्ड एयर इज नॉट जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस, ओके। एक्सेल्ड एयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है बल्कि मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, काफ़ी सारी अलग गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं जो एयर हम बाहर एक्सहेल करते हैं, जो एयर हम रिलीज करते हैं, ओके। इफ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस, दिस इज ड्यू टू द वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर। अब हम ये गेम तो बचपन से ही खेलते हैं, राइट, कि हम मिरर के सामने ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं, तो वहाँ पे एक वेपर, एक फिल्म जैसी जम जाती है ना, वेपर फॉर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है,
ओके उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। इसलिए मिरर पे जब भी हम ब्रीद आउट करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो वो मिरर पे मॉइस्चर अपीयर होने लगता है, फिर हम उस पर ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं या कोई भी चीज़ कुछ भी लिखते हैं, है ना। तो वो क्यों हो पाता है, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ओके The percentage of oxygen and carbon dioxide in inhale is 21% oxygen and 0.04% carbon dioxide. जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। ओके और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.04%। और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, इन एक्सहेल्ड एयर लंग्स 16.4 oxygen and 4.4 carbon dioxide. Okay, in exhaled air from lungs ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 16.4% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% होता है। ओके आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में अगर कोई पानी में डूब जाता है, ड्रोन हो जाता है, तो उसको हम निकालते हैं, उसको हम क्या पानी निकालते हैं उसका दबा दबा के चेस्ट कैविटी से और उसको ब्रीथ देते हैं, उसका मुंह खोल के हम ब्रीथ देते हैं, ठीक है, हवा पास करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ऑल दो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है बट उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके मुंह में हवा देते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं डायरेक्टली क्योंकि एक्सहेल एयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ओके चलिए ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, हम अब बात करते हैं कि दूसरे एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं। Animals such as elephants, lions, cows, goats, frog, lizards, snake, birds, इतने सारे को नाम लिखा है, have lungs in their chest cavity like the human beings. तो इतने सारे जो animals हैं उनके पास क्या होता है, lungs होता है, जैसे human beings के पास lungs हैं वैसे ही इन सारे animals के पास भी lungs होते हैं। Okay? How do they also have lungs like those of human beings? Let us find out. Okay, तो क्या और अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स के पास है, देखते हैं। Cockroach. A cockroach has small opening on the side of its body. Other insects also have similar opening. These openings are called spiracles. Okay, तो कॉकरोच जो है उनके पास ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइरकल्स। ओके और ये कहाँ होती है, साइड ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है, बॉडी के साइड में ओपनिंग्स होती है, मतलब काफी सारी होती होंगी। ओके तो यहाँ पे ये दिखा आपको, ये क्या है, स्पाइरिकल्स है, ये क्या है, स्पाइरिकल ओपनिंग। क्लियर, these opening are called spiracles. Insects have a network of air tubes called trachea for gas exchange. ओके तो गैस एक्सचेंज कहाँ से होता है, गैस एक्सचेंज होता है ये ट्रैकिया से। ओके ट्रैकियल ट्रंक से। ट्रैकिया में क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होती है, बहुत सारी इसमें एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज करती हैं। ओके ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। क्लियर, ये स्पाइरिकल ओपनिंग साइड ऑफ द बॉडीज में। ओके और ये क्या होती है, एयर ट्यूब होती हैं। एयर ट्यूब ट्रैकिया में एक्चुअल में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। Oxygen rich air rushes through spiracle into the tracheal tube, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. ओके तो स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और वहां से ये जो एयर है वो कहाँ जाती है, ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है। ट्रैकियल ट्यूब से ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाती है। ओके सारे बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाती है जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो सारे सेल्स तक पहुंच जाती हैं। ओके क्या हुआ, स्पाइरिकल्स से एयर अंदर आई, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आई, फिर कहाँ गई है, ट्रैकियल ट्यूब्स में गई। ट्रैकियल ट्यूब से ये जो ऑक्सीजन है डिफ्यूजन के थ्रू सारे सेल्स में पहुंच गई। ओके ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू पूरे सारे सेल्स में, बॉडी सेल्स में पहुंच गया। Okay, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tube and moves out through spiracles. अब यही क्या बात हुई, ऑक्सीजन सेल्स में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड सारे सेल से कहाँ पहुंच गया, ट्रैकियल ट्यूब में पहुंच गया।
ठीक है। ये जो ट्रैकियल ट्यूब्स दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये पूरी ट्रैकियल ट्यूब्स में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया सारे सेल से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा स्पाइरिकल्स में, और स्पाइरिकल्स के थ्रू इसको कॉकरोचेस जो हैं वो एयर में रिलीज कर देते हैं। क्लियर? क्या हुआ, स्पाइरिकल से ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आई, कहाँ गई, ट्रैकियल ट्यूब में गई, ट्रैकियल ट्यूब से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। ओके, कैसे ऑक्सीजन कैसे मूव करती है सेल्स की तरफ, थ्रू डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो सारे सेल्स में पहुंच जाएगी, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ट्रैकियल ट्यूब में आएगी, ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरिकल, स्पाइरिकल से कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग एयर में रिलीज कर देते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, केचुए है ना, मिट्टी विट्टी में अगर आप गार्डनिंग करते होगे तो केचुए हमें देखने को मिलते हैं। तो केचुए अर्थवॉर्म जो होता है उसकी हमने अगर स्किन देखी हो तो कैसी स्लाइमी सी होती है, राइट? तो क्यों होती है, क्यों उसमें हमें थोड़ी शाइनी स्लाइमी दिखती है, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ओके, तो इसलिए उनकी स्किन जो होती है ना, थोड़ी मॉइस्चर होता है उनमें, उनकी स्किन में। क्लियर? अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवॉर्म जो है स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ये देख सकते हो, ये स्किन है। ओके, तो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली अंदर आ जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड स्किन के थ्रू ही बाहर जा रहा है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग। अगर हम अर्थवॉर्म की स्किन को टच करेंगे तो वो कैसे दिखती है, मॉइस्ट दिखती है, हमें वह देखने में ही मॉइस्ट दिखती है, तो टच करेंगे तो मॉइस्ट हमें फील होती है। ओके, और स्लाइमी होती है, स्लाइमी मीन्स चिकनी। ओके, गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, जो गैसेस होती हैं वो इजीली कहाँ, स्किन के थ्रू पास हो सकती हैं। ठीक है, स्किन से अंदर आ सकती हैं, स्किन के बाहर जा सकती है। अंदर कौन सी आएगी, अंदर आएगा ऑक्सीजन, और बाहर कौन जाएगा, बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? Through frogs, though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. Okay? Frogs जो हैं उनके पास lungs होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स के पास लंग्स होता है वैसे फ्रॉग्स के पास भी लंग्स होता है, और वो पर फ्रॉग्स जो हैं वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। इसलिए फ्रॉग की स्किन जो होती है वो भी मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। कैसी होती है, मॉइस्ट होती है और स्लाइमी स्लिपरी होती है। फ्रॉग्स जो होते हैं, ठीक है, मेंढक जो होते हैं वो लंग्स से रेस्पायर करते हैं जब वो लैंड पे होते हैं, ठीक है, एम्फीबियन होते हैं फ्रॉग, राइट। तो जब वो पानी में होते हैं तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। फ्रॉग लंग्स के थ्रू तब रेस्पायर करते हैं जब वो लैंड पे होते हैं, ठीक है, जब वो ज़मीन पे होते हैं। और वहीं जब वो पानी के अंदर चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, तो वाटर में ये, पानी में ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ओके, लंग्स का काम कब आता है, जब ये लैंड पे रहते हैं, जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ओके, जब ये मिट्टी पे रहते हैं। और ये स्किन के थ्रू कब करते हैं, जब ये पानी में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने किसकी करी, अर्थवॉर्म की करी और फ्रॉग की करी। अर्थवॉर्म जो है वो क्या होता है, वो किसके थ्रू रेस्पायर करता है, वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। गैसियस एक्सचेंज उनका जो है स्किन के थ्रू होता है, इसलिए अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो हमें दिखती और फील कैसी होती है, मॉइस्ट और स्लाइमी। क्लियर है। और फिर कैसे होता है, ऑक्सीजन डायरेक्टली स्किन के थ्रू उनकी बॉडी में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड स्किन के थ्रू ही बाहर चला जाता है। क्लियर। अब जो फ्रॉग्स हैं उनके पास लंग्स होते हैं, बट वो कभी कभी स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। जब वो वाटर में होते हैं, जब वो पानी के अंदर होते हैं, तो स्किन के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। कौन, फ्रॉग, मेंढक। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग अंडर वाटर, ठीक है, पानी के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है। अब पानी के अंदर भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी के अंदर मछलियां हैं, तो ये मछलियां कैसे सांस लेती हैं, तो वो ही हम बात करने वाले हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या पानी के अंदर वो कैसे रेस्पायर करते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और पानी के अंदर रहते हैं तो ये रेस्पायर कैसे करते हैं, वही हमें बात करनी है। गिल्स एंड फिश हेल्प देम टू यूज
ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मछलियों के पास होते हैं गिल्स, लंग्स नहीं होता उनके पास, क्या होता है, गिल्स होते हैं, जिसके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज करती हैं। क्लियर है? अगर आपके यहाँ एक्वेरियम होगा या आपने टीवी पे देखा होगा तो मछली का मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है। क्यों खुला हुआ रहता है? क्योंकि मछलियां जो है ना माउथ से वाटर लेती हैं, ठीक है, क्या लेती है, पानी मुंह से लेती हैं, और ये पानी कहाँ पहुंचता है, ये पानी जाता है गिल्स में। ओके, कहाँ जाता है, गिल्स में। और वाटर में, पानी में जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, और गिल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जाता है, वाटर में आ जाता है। ओके, तो ऐसे गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी ना, गिल्स एंड फिश हेल्प्स देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। गिल्स जो होते हैं वो मछलियों को क्या बनाते हैं, वो मछलियों की हेल्प करते हैं, ठीक है, वो मछलियों की हेल्प करते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो उसको यूज कर सके। अब मछली को हमने सुना तो है वो गाना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब मछलियों को अगर हम पानी से निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाती है, हाथ लगाओ तो मर जाती है, बाहर निकालो तो, हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है ना। तो बाहर हम निकालते हैं, अगर हम निकालेंगे तो मछलियां मर जाएंगी। क्यों मर जाएंगी? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ले सके, ठीक है। वो उनके पास एडेप्टेबिलिटी क्या है, उनके पास ऐसा ऑर्गन है गिल्स जो कि उनको हेल्प करता है कि वो वाटर वाला ऑक्सीजन यूज कर सके। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो यूज नहीं कर सकती। ओके, इसलिए मछली को बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं है कि जिससे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले ले। ओके, तो गिल्स के पास, मछलियों के पास गिल्स होता है, पानी वो माउथ से लेती हैं, मुंह से वो पानी लेती है, इसलिए हमेशा मछलियों का मुंह खुला रहता है। जैसे वो पानी अंदर जाता है, गिल्स में पहुंचता है ये पानी, ठीक है, ये गिल्स है, ये साइड में होते हैं, ऐसे साइड में होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा गिल्स का स्ट्रक्चर। ओके, तो गिल्स में पानी जाएगा, पानी में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाएगा, गिल्स में आ जाएगा, और गिल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के थ्रू, गिल्स के थ्रू ही बाहर आ जाता है। यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ से क्या जाएगा, H2O जो है वो माउथ से अंदर जाएगा, वाटर जो है मुंह से अंदर जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा। गिल्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जो है वो गिल्स में रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है गिल्स के थ्रू वाटर में आ जाएगा, ठीक है, गिल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, पानी में आ जाएगा, और गिल्स के थ्रू ही वाटर को ये क्या कर देती हैं, बाहर बॉडी से निकाल देती हैं। ओके, जैसे हमने कॉकरोच का पढ़ा, हमने ह्यूमंस का पढ़ा कि जहाँ से एयर अंदर आता है वहीं से एयर बाहर जाता है, राइट। नॉस्ट्रिल से अगर हम सांस अंदर लेते हैं तो नॉस्ट्रिल से ही हम सांस बाहर करते हैं। कॉकरोच का हमने पढ़ा कि जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो अगर एयर अंदर ले रहे हैं तो उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो है उसको वो लोग बाहर रिलीज कर देते हैं, है ना। बट मछलियों में ऐसा नहीं है, मछलियों में क्या है, माउथ से वाटर वो अंदर लेंगे, गिल्स में पहुंचेगा ऑक्सीजन, गिल्स में गैसियस एक्सचेंज होगा, और गिल्स के थ्रू पानी बाहर आ जाएगा। पानी वापस मुंह में नहीं जाएगा, पानी जो है वो कहाँ चला जाएगा, गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। गिल्स क्या है, स्किन का ही प्रोजेक्शन है, ठीक है, स्किन से ही गिल्स बने हुए हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स के पास बहुत अच्छी खासी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स मतलब, वेसल्स का मतलब होता है ट्यूब, और ब्लड का मतलब तो पता ही है आपको। तो ऐसी ट्यूब जो ब्लड को कैरी करती है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। हम बोलते हैं ना रगों में खून दौड़ रहा है, तो रगे क्या है, रगों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में खून दौड़ रहा है। ओके, तो गिल्स के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, और यहीं पे जो है क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे मैंने बताया, गिल्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिल्स में चला जाएगा। ओके, और गिल्स में क्या है, वाटर, तो वाटर के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, एयर, है ना, एयर से, एयर जो में जो ऑक्सीजन है वो हम अंदर लेते हैं, एल्वुलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से कहाँ जाती है, ब्लड वेसल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में जो एयर प्रेजेंट है वहाँ पहुँच जाती है। बट यहाँ पे हमने एयर को किससे रिप्लेस कर दिया, वाटर से। ओके,
तो वाटर जो है वो ऑक्सीजन लेकर आता है। ऑक्सीजन कहाँ, गिल्स में आता है वाटर, और गिल्स में वाटर से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल में। ओके, ब्लड वेसल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिल्स के थ्रू वाटर में पहुंच जाता है और वाटर को ये लोग बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं करते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? जी हाँ, बिल्कुल, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो हम देखते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, जैसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वैसे ही प्लांट्स भी हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism. जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ओके, कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और क्या मिलता है, CO2 एंड वाटर। तो ये हमने पढ़ चुका है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ह्यूमंस में। तो सेम एज इट इज प्लांट्स भी जो हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है, जैसे अदर ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, वैसे प्लांट्स जो हैं वो भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और सेम प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. अब हम क्या है, हम जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो क्या हम स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं? क्या हम हेयर के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्गन है जिसके थ्रू हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, दैट इज आवर नॉस्ट्रल्स, राइट, हमारी नाक है ना। बट प्लांट जो है ना, उनके हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली, हर एक पार्ट जो है वो रेस्पायर कर सकता है। जैसे कि पत्तियां हो गई, स्टेम हो गए, रूट्स हो गए, तो ये खुद अपना गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यही चीज लिखी है कि प्लांट्स का हर एक पार्ट खुद ही इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन अंदर ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज कर सकता है। ओके, The leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of gases and carbon dioxide. अब leaves जो पत्तियां होती हैं ना, उनके पास होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, एक ओपनिंग है। ठीक है, एक ओपनिंग है, ये दिख रहा है आपको, ये आपको अगर हम पत्तियों को थोड़ा माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें स्टोमेटा दिखेंगे। तो मैं बताती हूँ कैसे दिखेंगे। ओके, तो ये क्या है, ओके, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गए गार्ड सेल्स, ये क्या हो गए, गार्ड सेल्स, और ये जो ओपनिंग दिख रही है दिस इज स्टोमेटा। तो यहाँ पे सेम आपको ओपनिंग दिख रही होगी, ओपन स्टोमेटा, और ये क्लोज स्टोमेटा। ओके, तो गार्ड सेल्स ना हमेशा कैसे रहते हैं मैं आपको बताती हूँ, ऐसे रहते हैं गार्ड सेल्स। ओके, सपोज ये दो पाम्स जो है मेरे, ये क्या है, गार्ड सेल्स है। अब यहाँ पे आपको कोई ओपनिंग नहीं दिख रही है, तो ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा। जैसे ही गार्ड सेल थोड़े मोटे हो जाते हैं तो ये ओपनिंग दिखने लगती है और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो ये क्या है, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। क्लियर? ओके, चलिए, तो गार्ड सेल जो हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा ओपन होगा, बंद होगा, उसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टोमेटल पोर दिख रहा है, उसके आजू बाजू क्या दिखता है, गार्ड सेल। तो ये जो स्टोमेटा है ये कहाँ प्रेजेंट होता है,
लीव्स में, पत्तियों में ये प्रेजेंट होता है और गैसेस का एक्सचेंज इन्हीं स्टोमेटा से होता है। ऑक्सीजन स्टोमेटा अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ओके, रूट टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो रूट्स होती हैं वो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ओके, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो सॉइल में जो एयर प्रेजेंट है, सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसको यूज करती हैं। ओके, अब ये सपोज रूट है। ओके, ये रूट है। अब रूट्स के आपने देखा होगा, देखा तो होगा ही, तो रूट्स में ऐसे ऐसे थोड़े स्पाइक्स टाइप के, स्पाइक टाइप के निकले होते हैं, तो ये क्या होता है, रूट हेयर। इनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। तो ये जो रूट हेयर होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो और इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, सॉइल में जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। ओके, तो सॉइल से ही ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमने बात करी क्या, लीव्स की। लीव्स में प्रेजेंट होता है स्मॉल पोर्स जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यही रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन यही अंदर लेते हैं। रूट हेयर, रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो सॉइल में जो एयर स्पेसेस है उससे ऑक्सीजन लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज वो उससे करते हैं। ठीक है, स्टेम्स में जो होता है, स्टेम्स में क्या होता है, स्टेम्स में होते हैं लेंटिसेल्स। जैसे लीव्स के पास स्टोमेटा है, वैसे स्टेम के पास क्या है, लेंटिसेल्स है। क्या है, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। लीव्स के पास स्टोमेटा, रूट के पास रूट हेयर, और स्टेम के पास, वुडी स्टेम के पास होते हैं क्या, लेंटिसेल्स जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ओके, in this chapter you learn that respiration is a vital biological process. respiration क्या है, important, vital means important, biological मतलब लाइफ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक important प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, इसके बिना ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है, उनको रेस्पायर करना है। क्यों रेस्पायर करना है, ताकि उनको एनर्जी मिल सके। एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, और बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी तो हम क्या कर पाएंगे, हम जिंदा रह पाएंगे, हम हमारी लाइफ को मेंटेन रख पाएंगे। हमारे सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेस्पायर करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर लाइफ। ओके, उनकी ज़िंदगी के लिए वो रेस्पायर करते हैं। इसलिए रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, वाइटल, इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या फिर हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट, या फिर हम बोल सकते थे ये क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 6 का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। हमने पूरा अच्छे से ह्यूमन में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, और कुछ एनिमल्स जैसे कि कॉकरोचेस, फ्रॉग्स, फिश, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये रेस्पायर कैसे करते हैं, गैसियस एक्सचेंज किस पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू होता है, वो सारी बातें हमने करी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, मतलब चैप्टर के पीछे जो आपके क्वेश्चंस दिए ना उसके सॉल्यूशन हम देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।